Welcome everyone. Here I am discussing annual examination of Sacred Heart School. So instructions are given to us. The question paper contains two parts, A and B. Part A consists of two sections, first and second. Section 1 में we have 16 questions of 1 mark each and section 2 has 4 questions on case study. और हर case study के 5 sub parts हैं and we have to attempt any 4 out of 5 sub parts. Part B contains very short answer type questions of 2 marks each, short answer type questions of 3 marks each and long answer type questions of 5 marks each. So let's start the paper. Question number 1. If X be the class mark and L be the upper class limit of a class in a continuous frequency distribution, what is the lower limit of the class? तो क्लास मार्क दिया हुआ है x एंड अपर क्लास लिमिट दी हुई है l. वी हैव टू फाइंड द लोअर लिमिट. हमें पता है क्लास मार्क क्या होता है. क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, राइट. अब क्लास मार्क दिया हुआ है x, दिस इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट दी हुई है l प्लस लोअर क्लास लिमिट वी नीड टू फाइंड क्वेश्चन मार्क अपॉन 2. तो क्वेश्चन मार्क निकाल लेते हैं. यहाँ से क्या आएगा 2x माइनस l इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज द लोअर क्लास लिमिट. This is our answer. All right. Question number 2. Find the probability of getting even number in a single throw of dice. तो जब एक डाइस को थ्रो करते हैं क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, यही नंबर आ सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर. इवन नंबर कौन कौन से हैं भाई? 1 है, नहीं 1 तो ऑड है, 2 है और 4 है और 6 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6. सो 3 अपॉन 6 दैट इज 1 अपॉन 2. दिस इज आवर आंसर. Question number 3. Find the value of k if x is equal to 1 and y is equal to 2 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k. अब since these are the solution of this equation, therefore satisfy करेंगे equation को, तो satisfy करा देते हैं. x की जगह रखा 1 and y की जगह रखा 2. क्या आ गया? 2 into 1 plus 3 into y की जगह पे 2. दिस इज इक्वल टू के, राइट. तो यहाँ से क्या आया? 2 प्लस 6 इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू 8. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर and its sides are in the ratio a ratio b ratio c, that is 3 ratio 4 ratio 5. Find the sides a, b and c. अब साइड्स की रेशो दी हुई है तो मान लेते हैं साइड्स कितनी है? 3x, 4x एंड 5x, राइट. अब पेरीमीटर है 36 सेंटीमीटर, मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x, दिस इज इक्वल टू 36. तो यहाँ से क्या आया? 12x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू 3. अब x की वैल्यू आ गई तो साइड्स निकाल लेते हैं. ए साइड कितनी होगी भाई? 3 इंटू 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर. बी कितनी होगी? 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर. एंड सी कितनी होगी? 5 इंटू 3 दैट इज 15 सेंटीमीटर. ऑलराइट, सो दीज आर द साइड्स एंड हेंस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and angle AOC is equal to 120 degree. Find angle
ADB. This angle we need to find. ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें O सेंटर है तो AB क्या है, डायमीटर, एंड ये क्या है, एंगल ADB इज एंगल इन सेमी सर्कल, और हमें पता है दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ADB is equal to 90 degree since it is an angle in semicircle, right? So this is the answer. Question number 6, what is the degree of a non-zero constant polynomial? तो non-zero constant polynomial 2 है, non-zero constant polynomial, इसकी डिग्री क्या होगी भाई, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अब वेरिएबल का है ये रहा वेरिएबल, इसकी पावर 0, तभी तो ये 2 बनेगा, बिकॉज दिस इज 1 ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिग्री क्या है भाई, डिग्री क्या है 0, सो 0 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। तो जीरोज निकालनी है, मतलब ऐसी वैल्यूज जो x स्क्वायर माइनस 2x को क्या बना दें, 0, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो x कॉमन आया, क्या बचा अंदर, x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0, मतलब वन ऑफ देम मस्ट बी 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जीरोज क्या आ गए, x is equal to 0 or x is equal to 2. Therefore, we have two zeros, 0 and 2. All right. Next question. In which quadrant will the point lie if ordinate is minus 2 and abscissa is minus 1? अब ordinate minus 2 मतलब y coordinate minus 2 and abscissa minus 1 means x coordinate minus 1. हमें बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, भाई दोनों ही नेगेटिव हैं, x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, देयरफॉर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। विजुलाइज कर सकते हैं ना, -1 -2 यहाँ पे, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल राइट। Question number 9. What value of y would make AOB a line if angle AOC is equal to 7y plus 12 and angle COB is 5y? ठीक है, अब हमें चाहिए AOB लाइन। AOB लाइन कब बनेगी, when एंगल AOB कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, तो बना देते हैं इसको लाइन। एंगल AOB एक्चुअली में क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COB, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC कितना है, 7y प्लस 12 प्लस COB कितना है, 5y, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या आ गया यहाँ से, 12y इज इक्वल टू 168 एंड y इज इक्वल टू 14. So y क्या आ गया हमारे पास, 14. This is our answer. Question number 10. Write the statement of converse of midpoint theorem. Converse of midpoint theorem की statement याद है, क्या होती है, the line drawn through the midpoint of one side of triangle कौन सी लाइन होती है, पैरेलल टू अनदर साइड bisects the third side.
this is the converse of midpoint theorem. Question number 11. Find the value of this expression. Value find करते हैं. This is 1/16 की power 1/2 की भी power 1/2. तो ये देखो, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करें. ये क्या है एक्चुअली भाई, इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 2 की भी पावर 1/2. ठीक है, एंड इसकी पावर 1/2. दिस इज इक्वल टू 1/4 की पावर 1/2. तो 1/4 का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू 1/2. दिस इज द आंसर. Question number 12. The volume of a solid hemisphere is 1152 pi centimeter cube. Find its radius. Radius find करना है and volume of solid hemisphere क्या होती है? 2/3 into pi into radius r का cube. This is equal to 1152 pi. ठीक है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं. भाई देखो, पाई से पाई तो कैंसिल ही हो गया. आर क्यूब क्या आया? 1152 इंटू 3/2. ठीक है, इसे कैंसिल करेंगे, क्या आ गया? 576 इंटू 3. दिस इज इक्वल टू आर क्यूब. अब रेडियस के लिए तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा. कैसे निकालें क्यूब रूट? भाई पता है 576 क्या होता है? 24 स्क्वायर. तो इसे लिखा 24 इंटू 24 इंटू 3. अब और सिंप्लीफाई करें, क्या आ गया? 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, तो 12 और 12, 2 2s are 4, 3s are 12. ये आ गया रेडियस का क्यूब. तो रेडियस कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर. दिस इज आवर आंसर. Question number 13. What type of quadrilateral is formed by joining the midpoints of a quadrilateral? तो एक quadrilateral है, ABCD. ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. AB का मिड पॉइंट मान लिया P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और AD का मिड पॉइंट S. इनको ज्वाइन कर दिया. हमें बताना है PQRS किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है. तो देखें भाई, मिड पॉइंट्स की बात हो रही है तो मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान में आती है, पर मिड पॉइंट थ्योरम लगती है ट्रायंगल में. तो ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले. कैसे बनाए ट्रायंगल? जिसमें AB और BC साइड हो, है ना, तभी मिड पॉइंट्स का यूज हो सकता है. तो उसके लिए AC को ज्वाइन कर दिया. अब अगर ट्रायंगल ABC में देखें, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC. ठीक है, तो PQ को ज्वाइन किया, देन PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. यही होता है midpoint theorem से, these two lines are parallel and PQ is equal to half of AC. ऐसे ही अगर इस ट्रायंगल में देखें, S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC. Therefore, in triangle DAC, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. मतलब ये lines भी आपस में parallel. Now, PQ is parallel to SR and PQ SR के equal भी है. ठीक है, तो अब one pair of opposite sides in a quadrilateral are parallel as well as equal. Therefore, PQRS क्या बन गई? एक parallelogram. All right. Question number 14.
An exterior angle of a triangle is 115 degree and its two interior opposite angles are equal. Find the measure of equal angles. तो exterior angle है 115 degree and हमें पता है exterior angle is equal to sum of interior opposite angles and interior opposite angles दिए हुए हैं equal, मतलब एक x तो दूसरा भी x. ठीक है, मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं. क्या आ गया? 2x इज इक्वल टू 115 डिग्री. तो यहाँ से x कितना आया? 57.5 डिग्री. देयरफॉर इक्वल एंगल्स का मेजर क्या है? 57.5 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 15. Is it possible to construct an angle of 22.5 degree using a compass? Justify your answer. अब कैसे क्या बना सकते हैं 22.5 डिग्री का एंगल कंपास की हेल्प से? भाई 22.5 डिग्री देखें तो 45 डिग्री का हाफ है, राइट? अब 45 डिग्री बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं. 45 डिग्री कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनाएंगे 90 सबको बनाना आता है. 90 का हाफ मतलब 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाया, दैट इज 45 डिग्री. अब इसका भी हाफ मतलब 45 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर कितना होगा? 22.5 डिग्रीज. सो द आंसर इज yes, and this is the justification. Question number 16. Sides AB and AC of triangle ABC are equal. तो ABC एक triangle है and AB is equal to AC. If E and F are midpoints of sides AB and AC respectively, E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. What type of triangle is formed by the points A, E and F? तो A, E and F को join किया, ये triangle बन गई. अब ये कैसी ट्राइंगल है? भाई देखो, हमें पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी है. अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इनके हाफ्स भी तो इक्वल होंगे, मतलब ए ई इज इक्वल टू ए एफ. ठीक है, अब अगर ए ई इज इक्वल टू ए एफ है तो ये ट्राइंगल कैसी बनी? आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 17 is a case study question. A magician was performing a magic trick. He told that 2 cards are to be chosen, one at a time, from a complete deck of 52 cards. After picking the card should not be placed back in the deck. Roshni took out the first card, which was blackface card, and kept it with her. What is the probability that the second card she chose was a blackface card? अब हमें probability निकालनी है that second time एक blackface card आए. तो probability क्या होगी? भाई favorable outcomes upon total number of outcomes. ठीक है, total number of outcomes कितने हैं? जितने total cards हैं. अब वैसे पहले 52 कार्ड्स थे टोटल, पर एक तो ऑलरेडी निकाल लिया और अपने पास रखा हुआ है. ठीक है, तो अब कितने कार्ड्स बचे जिसमें से चूज करना है? दैट इज 51. टोटल कार्ड्स आर 51. अब ब्लैक फेस कार्ड्स कितने हैं? ब्लैक फेस कार्ड्स होते कितने हैं टोटल? भाई जैक, क्वीन, किंग, ये होते हैं फेस कार्ड्स. और ब्लैक कौन कौन से होते हैं? स्पेड के एंड क्लब के. ठीक है, तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं 6, जिसमें से एक ऑलरेडी निकाल चुके हैं.
ठीक है, तो अब हमारे पास कितने बचे 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/51, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 10 ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का 10 उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई टोटल कार्ड्स हमें पता है कितने हैं 51, और 10 ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं? एक ही तो होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/51, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अ रेड क्वीन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड क्वीन इन सेकेंड अटेम्प्ट क्या होगी? टोटल कार्ड्स हमें पता है 51, अब रेड क्वींस कितनी होती हैं? या तो हार्ट की होती है या फिर डायमंड की, है ना, दो होती हैं, सो प्रोबेबिलिटी इज 2/51, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5 ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट से 5 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल कार्ड्स पता है 51, अब 5 ऑफ ब्लैक सूट कौन कौन से होते हैं भाई? 5 हो सकता है ब्लैक में स्पेड का, या फिर हो सकता है क्लब का, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/51, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस ऑफ क्लब, एस ऑफ क्लब टोटल कार्ड्स पता है 51, अब एस ऑफ क्लब तो एक ही है, यूनिक कार्ड है, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/51, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, Harish is flying a kite, the total length of the string OP is 100 meter. He notices that when only half of the total string is stretched out, the kite is just above the tar AB. तो हाफ स्ट्रिंग मतलब 50 मीटर स्ट्रिंग को जब उसने स्ट्रेच किया, देन काइट AB के ऊपर आ गई, AB एक टावर है। Whereas when the entire string is stretched out, पूरा का पूरा स्ट्रेच कर दिया, the kite reaches the top of the tower PQ, PQ पे पहुंच गई। The distance between the two towers is shown in the figure, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 40 मीटर, और यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसके बीच में डिस्टेंस भी 40 मीटर। आंसर द क्वेश्चंस बिलो, तो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द काइट इज एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे जब काइट है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? इतनी, OA विच इज 50 मीटर, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर AB। AB की हाइट निकाल लेते हैं भाई, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 50 मीटर, ये 40 मीटर, तो AB कितना होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, मतलब 50 स्क्वायर दैट इज 2500 माइनस OB स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर दैट इज 1600, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर, एंड AB कितना आ जाएगा यहाँ से 900 अंडर रूट दैट इज 30 मीटर, तो AB आ गया हमारे पास 30 मीटर, means the correct answer is option C. Next question, what is the height of tower PQ? PQ की हाइट फाइंड करनी है। अब अगर ध्यान से देखें, ये 40 मीटर, ठीक है, ये भी 40 मीटर, ये 50 मीटर, तो ये भी 50 मीटर ही होगा, है ना, टोटल तो 100 है। अब मतलब B मिड पॉइंट है OQ का और A मिड पॉइंट है OP का, डेफिनेटली इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, वहां से क्या आएगा दैट AB इज पैरेलल टू PQ, वो तो है ही है, ये सारे एंगल 90 डिग्री हैं, एंड AB इज हाफ ऑफ PQ, तो PQ कितना आ गया ट्वाइस ऑफ AB मीन्स ट्वाइस ऑफ 30 मीटर, मतलब PQ कितना आ गया 60 मीटर, means the correct answer is option B.
What are the ratio of the height of towers AB and PQ? AB और PQ की रेशो क्या होगी? 1:2. So the correct answer is option D. Next question. What is the length of the string AP? AP string की length कितनी है? 50 meter. Means the correct answer is option D. Question number 19. Cartesian plane. Using Cartesian coordinates, we may mark a point on a graph by how far along and how far up it is. The left-right horizontal direction is commonly called x-axis. The up-down vertical direction is commonly called y-axis. Based on these facts, a case study is provided below. Read the information and answer the question that follow. A team of archaeologists is studying the ruins of Lignite, a small mining town from 1800s. They plot points on a coordinate plane to show exactly where each artifact is found. Right, so this Cartesian plane is given to us. यहाँ पे उन्हें J मिला है, M and D. देख लेते हैं क्या है. They are using the coordinate plane as a map of a section of the town. It shows the location of medicine bottle M, a doorknob D, and a pottery jug J. So this is the pottery jug, this is medicine bottle, and this is a doorknob. Right? We have to answer the questions. First question is, how far apart are the doorknob and the medicine bottle? तो ये यहाँ है डोरनॉब और यहाँ है मेडिसिन बॉटल. देखो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है और ये क्या है? ये डिस्टेंस देखना है हमें कितना. इतना डिस्टेंस पता है हमें कितना है? 2 units and this is इतना डिस्टेंस, दैट इज 3 units. ठीक है, तो टोटल हो गया 5 units, मतलब 5 मीटर. मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Next question. How far apart are the medicine bottle and the pottery jugs? Medicine bottle और pottery jug, ये मतलब हमें निकालना है ये वाला distance, this vertical distance. अब बताओ जग का x axis से distance कितना है? 4 units. and medicine bottle का कितना है? ये distance 2 units. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 6 यूनिट्स. मतलब आंसर क्या आ गया? 6 मीटर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार इज द डोर नॉब फ्रॉम वाई एक्सिस? वाई एक्सिस से कितना दूर है? ये डिस्टेंस इज 3 मीटर एंड डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस है तो मतलब आंसर क्या हो गया? 3 मीटर. ऑप्शन ए. द कोऑर्डिनेट्स of jug and medicine bottle respectively are. तो coordinates लिख लेते हैं jug and medicine bottle के. सबसे पहले jug, x coordinate कितना है? 2 and y coordinate is 4. and medicine bottle के coordinates, x coordinate is 2 only and y coordinate is -2. तो coordinates के आगे 2, 4 and 2, -2. 2, 4 and 2, -2. Option A. Next question. The location of the doorknob is. Doorknob की location मतलब उसके coordinates पूछे हैं क्या होंगे? X coordinate is -3 and Y coordinate is -2. So correct answer is option A. Question number 20. To make the teaching and learning process easier, creative and innovative, a teacher brings clay in the classroom to teach the topic mensuration. She thought this method of teaching is more interesting and will leave a long-lasting impact. She forms a cylinder of radius r centimeter and height h centimeter with the clay. तो सबसे पहले उसने सिलेंडर बनाया, of radius r and height
edge. Then she molds the cylinder into a sphere of radius r. फिर उसने उसी क्ले से स्फेयर बना दिया जिसका रेडियस है r, कैपिटल R, and asks some students to. क्वेश्चन पूछे. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द बेस डायमीटर ऑफ सिलेंडर. इस सिलेंडर का बेस डायमीटर कितना होगा भाई? रेडियस है r, तो डायमीटर कितना होगा? 2r. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर. अब जो सिलेंडर है वो उसका बेस सर्कुलर होगा तो उसकी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? 2 पाई आर. मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ्ड एंड हाइट इज डबल्ड. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं. क्या होता है? 2 पाई RH, where R is radius and H is height. अब radius is halved and height is doubled, right? तो अब क्या होगा कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई, ये 2 से 2 तो कैंसिल, 2 पाई RH. मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए. If that cylinder is reshaped into a sphere, which quantity will be unaffected? अब जब ये ट्रांजिशन किया क्या चीज़ चेंज नहीं होगी? देखो जितनी क्ले से सिलेंडर बनाया उसी क्ले से स्फेयर बनाया, मतलब क्वांटिटी ऑफ क्ले रिमेन्स द सेम. मतलब क्या चीज़ सेम रहेगी? वॉल्यूम. वॉल्यूम विल रिमेन अनइफेक्टेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एक ही होता है. इट इज 4 पाई आर स्क्वायर. रेशियो 4 पाई आर स्क्वायर मीन्स 1:1. करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्रेस 0.36 पावर इन द फॉर्म of P upon Q. So X is equal to 0.3666 and so on. इसको हमें P upon Q फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखें? देखो अगर हमारे पास होता 0.36, लिख लेते हैं P by Q फॉर्म में 36 upon 100, है ना. अगर होता 0.366, लिख लेते P by Q फॉर्म में, बिल्कुल लिख लेते हैं, है ना. प्रॉब्लम है कि ये तो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, अब इसको कैसे लिखें? सबसे पहले तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसको अलग कर लें. क्या करती हूँ मैं? मल्टीप्लाई दिस बाय 10. 10x इज इक्वल टू 3.666 एंड सो ऑन. अब इस रिपीटिंग ब्लॉक को हटाने के लिए क्या करें? अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 10 से. दिस बिकम्स 100x is equal to 36.666 and so on. ठीक है. अब अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो ये पीछे वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा. डेसिमल के बाद कुछ नहीं बचेगा. कर देते हैं. क्या आएगा? दिस माइनस दिस, 90x is equal to 33. तो x क्या आ गया? 33 upon 90 means 11 upon 30. This is in the form P upon Q, where P and Q both are integers and Q not equal to 0. Question number 22. Find the values of x and y if two ordered pairs x minus 3 comma minus 6 and 4 comma x plus y are equal. अब क्योंकि ये ordered pair equal हैं, मतलब x कोऑर्डिनेट के इक्वल और y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो निकाल लेते हैं x और y की वैल्यू. क्या आएगा? x minus 3 is equal to 4 and minus 6 is equal to x plus y. तो यहाँ से x कितना आ गया? 4 plus 3 7
एंड y भी निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या आएगा -6 इज इक्वल टू 7 प्लस वाई एंड y इज इक्वल टू -13. So these are the answers. Question number 23. Write the equation of the line which is parallel to y-axis and is at a distance of 2 units to the left side of y-axis. y-axis के left side में 2 units और y-axis के parallel. इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, वो हमें पता ही है कितनी होती है, x इज इक्वल टू, सिंस नेगेटिव डायरेक्शन में तो x इज इक्वल टू -2. अब पहले 1 वेरिएबल में लिखी, क्या आएगी, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. और अगर हमें इसे 2 वेरिएबल्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो दीज आर द इक्वेशंस. Question number 24. Find the area of the triangle having sides 15 centimeter, 15 centimeter and 20 centimeter. तो sides दी हुई हैं, एरिया निकालना है ट्राइंगल का. कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. हेरॉन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर इज से S. दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 20 अपॉन 2, दैट इज 50 अपॉन 2 मतलब 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर 25 इंटू 25 माइनस 15 दैट इज 10 इंटू 25 माइनस 15 दैट इज 10 एंड 25 माइनस 20 दैट इज 5. ठीक है, तो एरिया क्या आ गया भाई, 25 का रूट 5 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 10 और रूट 5 ऐसा कैसा, दैट इज 50 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया. क्वेश्चन नंबर 25. फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. सो फैक्टर्स बनाने हैं, दिख रहा है भाई कौन सा मेथड लगाएं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, प्रोडक्ट आना चाहिए -12x स्क्वायर और सम और डिफरेंस शुड बी 4x. तो सोचो ऐसा नंबर भाई 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x है ना, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है -12x स्क्वायर एंड 6x माइनस 2x इज 4x. सो दिस इज -3. क्या आ गया, 2x कॉमन लिया, अंदर बचा 2x प्लस 3, -1 कॉमन लिया, अंदर बचा 2x प्लस 3, पूरे में से 2x प्लस 3 कॉमन, अंदर बचा 2x माइनस 1. सो दीज आर द फैक्टर्स. Question number 26. 2 coins are tossed simultaneously 1000 times with the following frequencies of different outcomes. तो 2 coins को टॉस किया, 2 हेड आए 350 टाइम्स, 1 हेड आया 310 टाइम्स एंड 340 टाइम्स कोई हेड नहीं आया. We have to find the probability of getting at least 1 head. So first part is we have to find the probability of getting at least 1 head. Probability क्या होती है, number of trials in which the event happen upon total number of trials. Total number of trials तो हमें पता ही है भाई, जितनी बार coins को toss किया है that is 1000. ठीक है, अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें एटलीस्ट 1 हेड आया है, दिस इज 1 हेड एटलीस्ट मतलब 1 तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं. ठीक है, तो आइदर 1 हेड आ सकता है और 2 हेड्स आ सकते हैं. मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 350 प्लस 310. so this is equal to 660 upon 1000, that is 33 upon 50. Right, second part, probability of getting at most 1 head. At most 1 head मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 head, उससे कम हो सकते हैं.
पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब आइदर वन हेड और नो हेड। तो प्रॉबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स पता ही है 1000, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच एट मोस्ट वन हेड अपीयर्स कितने हो गए 310 प्लस 340, दैट इज 650 अपॉन 1000, मतलब 13 अपॉन 20. So this is the probability. Question number 27. In the given figure, L is parallel to M. So these two lines are parallel. Find the value of x. अब x कैसे निकालें, ये वाला एंगल. देखो पैरेलल लाइंस के हमने बहुत सारे रिजल्ट्स पढ़े हुए हैं. इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है दैट angles on the same side of transversal are supplementary. अब वो रिजल्ट हम कैसे लगाएं, उस रिजल्ट को लगाने के लिए what I do, I draw a parallel line through this point. This is parallel to L as well as M. I draw a line N. Right? अब इस पैरेलल लाइन का मुझे क्या बेनिफिट हुआ भाई, देखो ये पैरेलल लाइन है तो ये क्या हुआ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये एंगल से P प्लस 40 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री. क्यों, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो यहाँ से P कितना आ गया 180 माइनस 40, दैट इज 140 डिग्रीज. ठीक है, ये एंगल आ गया 140 डिग्रीज. ऐसे ही L पैरेलल टू N, और ये क्या हो गई ट्रांसवर्सल, मतलब दिस प्लस एंगल दिस से Q प्लस 35 डिग्री इज ऑल्सो 180 डिग्री. को इंटीरियर एंगल्स हैं, Q के आ गए यहाँ से 145 डिग्रीज. ठीक है, तो X कितना हो गया P प्लस Q, दैट इज 140 डिग्री प्लस 145 डिग्रीज, दैट इज 285 degrees. This is the answer. Question number 28. Factorize this polynomial. अब इसे factorize करना है and it's a cubic polynomial. ठीक है, कैसे factorize करें, हमें पता है इसके zeros क्या होंगे भाई, factors of this, मतलब 20 के factors हमें देखने हैं. कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो प्लस माइनस 1 है ना, इज अ फैक्टर ऑफ 20. ऐसे ही और कौन कौन से हैं, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20. इनमें से कोई एक इस पॉलिनोमियल का जीरो है. ठीक है, अब देखते हैं कौन सा है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखना पड़ेगा. देखो प्लस वाला नंबर पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो ये नंबर बड़ा होता जाएगा, ज़ीरो तो नहीं बनेगा. हम माइनस वाले नंबर पुट करते हैं. सबसे हम पहले पुट करते हैं -1. जब -1 पुट किया क्या आ गया, -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एक फैक्टर हमें मिल गया x प्लस 1. बाकी फैक्टर्स ढूंढते हैं. बाकी फैक्टर्स ढूंढने के लिए सबसे पहले x प्लस 1 को से डिवाइड किया, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करके क्या आ रहा है, सबसे पहले जाएगा x स्क्वायर पे, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, माइनस किया क्या आ गया 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. ठीक है, नेक्स्ट किस पे जाएगा 12x पे. ठीक है, क्या आ गया 12x स्क्वायर प्लस 12x, सब्ट्रैक्ट किया क्या आ गया 20x प्लस 20. अब किस पे जा रहा है 20 पे, तो क्या आ गया 20x प्लस 20 और सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर इज 0. मतलब x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 इज द अनदर फैक्टर. अब इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, क्या आ गया x इंटू एक्स प्लस 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, पूरे में से x प्लस 10 कॉमन, अनदर बचा x प्लस 2। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या आ गए, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, these are the factors. Question number 29. Construct a triangle ABC in which BC is equal to 5 centimeter, angle B is equal to 75 degree and AB plus AC is equal to 9 centimeter. Write the steps of construction. So firstly we have to draw a triangle ABC. ठीक है, जिसमें हमें BC लेंथ पता है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले BC बना ली, BC 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें पता है एंगल B इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब एंगल B बना लेते हैं। 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना आता है, कैसे करेंगे, सबसे पहले 90 बनाया, एंड ये 60। अब 90 और 60 के बीच में 75, मतलब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। दिस इज 75 डिग्रीज। नाउ वी नीड पॉइंट ए। ठीक है, अगर हमें ए बी लेंथ मिल जाए तो हम ए बी की आर्क लगाएंगे, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगी। बट वी डोंट हैव ए बी, वी हैव ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी की आर्क लगा लेते हैं। ए बी प्लस ए सी की आर्क लगाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए इस लाइन पे कहीं है, मान लो यहाँ पे है, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए सी, तभी ए बी प्लस ए सी बना। अब ये ए सी और ये भी ए सी, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी एंड डी। अब वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सी डी बनाते हैं। सबसे पहले तो सी डी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है भाई। कंपास आधे से ज़्यादा खोली, आर्क लगा दी, डी पे रखी, उतनी खुली रखी, आर्क लगा दी। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हर एक पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी एज वेल एज डी, पर हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, जो बी डी पे लाई कर रहे, मतलब ये वाला पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां बी डी को इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट विल बी ए। ऑलराइट, तो ये बन गई ट्राइंगल ABC. Steps of construction you can easily write. Firstly, draw BC is equal to 5 centimeter. Construct an angle of 75 degree on B. Cut an arc of length 9 centimeter BD. इसके बाद construct perpendicular bisector of CD, and जहां ये perpendicular bisector BD को इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट विल बी A. तो जॉइन A to C and ABC is the required triangle. Question number 30. Draw the histogram of the following data. अब इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहले वी नीड कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स, और यहाँ पे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस नहीं है ना,
यहाँ पे 29, यहाँ पे 30, 34, 35, 39, 40। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाते हैं। कैसे बनाएं भाई? कंटिन्यूस बनाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? अब क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें? देखो इनका डिफरेंस है 1, राइट? तो हाफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पे हाफ ऐड कर देते हैं, ठीक है? हर एक क्लास इंटरवल में यही करेंगे। लोअर लिमिट से हाफ सब्ट्रैक्ट एंड अपर लिमिट में हाफ ऐड, ठीक है? क्या आ जाएंगे क्लास इंटरवल्स? सबसे पहले 25 माइनस 0.5 दैट इज 24.5 टू 29 प्लस 0.5 दैट इज 29.5, ठीक है? नेक्स्ट क्या बनेगा? 29.5 टू 34.5, इससे नेक्स्ट 34.5 टू 39.5, 39.5 टू 44.5, 44.5 to 49.5 and 49.5 to 54.5. So these are the class intervals and frequency है 5, 15, 23, 20, 10 and 7. अब हिस्टोग्राम बनाएं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बनाई एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ये होगा 0। अब स्केल लेते हैं। एक्स एक्सिस पे लेंगे क्लास इंटरवल्स, एंड वाई एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लास इंटरवल्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 24.5 से 29.5 तक जा रहा है पहले वाला। मतलब सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा? किंक। एक्सेस को थोड़ा कंप्रेस कर दें सो दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 24.5। ठीक है, इसके बाद 29.5, नेक्स्ट इज 34.5, फिर 39.5, 44.5, 49.5, इससे आगे जाना है? हाँ 54.5, बस इससे आगे नहीं जाना। वाई एक्सिस का स्केल डिसाइड करते हैं। 5, 15, 23, 20, 10 एंड 7 किसका स्केल लें? 2 के गैप पे ले सकते हैं। ठीक है, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी इज 5। ठीक है, तो 24.5 टू 29.5 के बीच में 5 कहाँ आएगा? 4 और 6 के बीच में, यहाँ। दिस इज 5। इसके बाद वी हैव 15 आएगा 14 एंड 16 के बीच में। देन वी हैव 23, 22 एंड 24 के बीच में। देन वी हैव 20, ये रहा 20। नेक्स्ट इज 10,
एंड उससे नेक्स्ट है 7, 7, 6 और 8 के बीच में. So this is the required histogram. Question number 31. A conical tent of radius 8.4 centimeter and vertical height 3.5 centimeter. How many full bags of wheat can be emptied if space for the wheat in each bag is 1.96 centimeter cube? तो एक कोनिकल टेंट है जिसमें बहुत सारे वीट के बैग्स को एम्प्टी करना है. अब हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ बैग्स, हमें निकालने हैं कितने नंबर ऑफ बैग्स एम्प्टी हो सकते हैं. और हमें पता है कि जब एक बैग को एम्प्टी करेंगे इट विल ऑक्यूपाई 1.96 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्पेस. तो हम देख लेते हैं कि कोनिकल टेंट में टोटल कितनी स्पेस है. दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट. ठीक है, कैसे फाइंड करें? दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई दैट इज 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 84/10 इंटू 84/10 इंटू हाइट दैट इज 3.5 दैट इज 35/10. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल टेंट. एंड एक बैग इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे भाई? वॉल्यूम ऑफ टेंट डिवाइडेड बाय 1.96. ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं. इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं. दिस विल गो ऑन 5, 2, 11 एंड यहाँ से दिस कैंसल आउट ऑन 28. पूरा नहीं करते हैं क्योंकि 1.96 से भी कटेगा. सो दिस बिकम्स 11 इंटू 28 इंटू 84 अपॉन 100 into 2 divided by 196 multiplied by 100. So when you calculate this, this turns out to be 132. So 132 bags can be emptied. This is the answer. Question number 32. In figure, AC is equal to AE. AC और AE equal है. AB is equal to AD. AB और AD भी equal है. Angle BAD, this angle, is equal to angle EAC, ये वाला angle. Show that BC is equal to DE. BC को DE के equal prove करना है तो कैसे कर सकते हैं? With the help of congruency. दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं जिसमें BC और DE आ रहे हैं और उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. ठीक है, अब BC इस ट्राइंगल में आ रहा है इन ट्राइंगल ABC एंड DE कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है? इन ट्राइंगल ADE. राइट, क्या क्या हमारे पास गिवन है भाई? AB AD के इक्वल एंड AC AE के इक्वल है ना. अब दो साइड्स तो इक्वल गिवन है. अगर इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है? एंगल ABC और DAE इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी. ठीक है, अब ये कैसे इक्वल करें भाई? हमें पता है इतने वाला एंगल तो इस वाले एंगल के इक्वल है. ये बीच के छोटे से एंगल की प्रॉब्लम है, इसको मान लो x, दोनों में ऐड कर दो. एंगल BAD प्लस x इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस x, राइट. और BAD प्लस x कितना हो गया? एंगल BAC एंड EAC प्लस x क्या हो गया?
angle EAD. So these two angles are equal. So angle BAC is equal to angle EAD. Now by side angle side, by SAS rule, triangle ABC is congruent to triangle ADE, right? तो इनके corresponding parts भी equal, मतलब BC is equal to DE by CPCD. Hence is the proof. Question number 33. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. मतलब A को bisect कर रहा है, ये x तो ये भी x. Show that, first part, it bisects angle C also. मतलब इन दोनों angles को भी equal prove करना. करें? देखो, अब क्योंकि ABCD एक parallelogram है, तो AB parallel to DC, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल. ये एंगल x, तो ये एंगल भी कितना होगा? x. क्यों? एंगल ACD is also x because alternate angles, है ना? एंड ये भी तो इसके पैरेलल है, और ये x, तो ये भी कितना होगा? x. सिमिलरली ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये भी x, ये भी x, देयरफॉर AC bisects angle C as well. ठीक है, this was the first part. Now the second part. We have to show that ABCD is a rhombus. ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसे rhombus प्रूव करना है. तो कैसे कर सकते हैं? अगर हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें, तो आवर टारगेट इज टू प्रूव AB इज इक्वल टू AD. कैसे करें? दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं जिसमें AB और AD आ रहे हैं. ठीक है, कौन सी ट्राइंगल लें? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC क्या कुछ इक्वल है? भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल, इसको मान लिया angle 1, 2, 3, 4. So angle 1 is equal to angle 2, है ना? AC common side है, and angle 3 is equal to angle 4. ठीक है? So by ASA rule, triangle ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? भाई A corresponds to A only, B corresponds to D and C corresponds to C only. Triangle ADC. अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल. ठीक है, हमें कौन से पार्ट्स चाहिए? AB एंड AD. सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AD बाय CPCD. अब अगर ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल, देयरफॉर ABCD इज अ rhombus. Hence is our proof. Question number 34. Draw the graph of the line 2x minus 3y is equal to 4. तो सबसे पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x को y के टर्म्स में लिख लें. ठीक है, क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y अपॉन 2. ठीक है, सबसे पहले बनाई टेबल. y को वैल्यूज पुट करते, y की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और x की वैल्यूज निकालते जाते हैं. y को रखा 0, x क्या आ गया? 2. y को रखा 1. अगर 1 रखेंगे तो x फ्रैक्शन में आएगा, वो हमें नहीं चाहिए, तो हम y को रख लेते हैं 2, है ना, क्योंकि 2 से x फ्रैक्शन में नहीं आएगा. y को रखा 2, x क्या आया? 5. अब एक नेगेटिव नंबर रख लेते हैं. y को रखा -2, x क्या आया? -1. ठीक है,
टेबल बन गई है तो ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ के लिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। पॉइंट्स मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड इधर से -1 -2 -3 -4। वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 and -1 -2 -3 and so on। ठीक है, फर्स्ट इज x2 y0, ये रहा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट x5 y2, ये रहा पॉइंट। x -1 y -2, ये रहा पॉइंट। ठीक है, लाइन बनाए, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। तो ग्राफ हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट इज डज दिस लाइन पास फ्रॉम द पॉइंट 2,1। भाई 2,1 कहाँ है, 2,1 ये रहा। अब यहाँ से तो लाइन पास नहीं कर रही, राइट, सो आंसर इज नो। नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, ये रहा 2,0, जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। एंड वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये रहा, जहाँ पे एक्स क्या है 0, सो दिस इज 0, -4/3, जहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रही। ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन। Question number 35. Prove that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So the most important question, क्या बोल रहा है कि भाई एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक सर्कल है विद सेंटर O, ए बी कोई आर्क है, उसने सेंटर पे एक एंगल बनाया, एंगल ए ओ बी। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बनेगा, दिस। वी हैव टू प्रूव दैट angle AOB is equal to twice of angle APB। ठीक है, अब हमने तो आर्क बनाई, माइनर आर्क, कोई आर्क ऐसे भी तो बना सकता है, डायमीटर कोई ले ले आर्क, तो रिमेनिंग पोर्शन है ये, यहाँ पे एंगल बनेगा APB। और कोई मेजर आर्क भी तो ले सकता है, ये सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी, ये वाला रिफ्लेक्स AOB, एंड रिमेनिंग पार्ट पे APB। ठीक है, सो हम एक के लिए प्रूव कर लेते हैं। इसके लिए, इस केस में वी हैव टू प्रूव AOB और APB में रिलेशन। ठीक है, अब कैसे करें भाई, अगर ये एंगल्स किसी ट्रायंगल का पार्ट बन जाए तो अच्छा है। अब ट्रायंगल का पार्ट कैसे बनाए, व्हाट आई डू, I join PO and extend it to R। ठीक है, it's an important construction। Join P to O and extend it to R। अब क्या फायदा हुआ, देखो ये वाला एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल चाहिए था, अब ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन गया, और ऐसे ही ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो एंगल्स को नाम दे देते हैं, दिस इज से एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब
दिस इज सेंटर ओ। अगर हम ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल AOP 3 एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 3 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना। अब इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल 1 है, ये एंगल कितना है भाई, अगर ध्यान से देखें OP एंड OA रेडियस हैं, मतलब इक्वल होंगे। अगर साइड्स इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल में इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, मतलब ये 1 है तो ये भी एंगल 1। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1। तो एंगल 3 क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ऐसे ही इन ट्राइंगल POB एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस ये भी एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 4 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब हमें चाहिए AOB मीन्स 3 + 4, ले आते हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों को। क्या आएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना, एंगल AOB। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 + 2 दैट इज APB। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस इज द प्रूफ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ एंगल POR इज 80 डिग्री देन फाइंड एंगल QSR। QSR ये वाला एंगल फाइंड करना, और ध्यान से देखो ये वाला एंगल QR आर्क बना रही है, और QR आर्क और कोई एंगल बना रही है, बिल्कुल वो सेंटर पे एंगल बना रही है QOR, ठीक है। तो हम QOR फाइंड कर लेते हैं। QOR कितना होगा भाई, लीनियर पेयर बन रहा है, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। अब सेंटर पे अगर 100 डिग्री बन रहा है, अब ये भी थ्योरम जो प्रूफ करी, रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा, उसका हाफ। सो एंगल QSR is equal to half of 100 degrees, that is 50 degrees. This is the answer. Question number 36. Rationalize and simplify this expression. तो सबसे पहले तो rationalize ही कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं rationalize फर्स्ट टर्म को। क्या आएगा, 1/2√2 प्लस √5, ठीक है। rationalize करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2√2 माइनस √5 अपॉन 2√2 माइनस √5, ठीक है। क्या आ गया, 2√2 माइनस √5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। a² मीन्स 2√2 का स्क्वायर, कितना आ गया 8 माइनस b² √5² दैट इज 5, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली 3, ठीक है। ये आ गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट 1/√3 माइनस √5, रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 प्लस √5, क्या आ गया, √3 प्लस √5 इन न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस 5 दैट इज -2। ये आ गया हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन। और थर्ड एक्सप्रेशन 1/√2 प्लस √3, रैशनलाइज के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 माइनस √3, क्या बन गया, √2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो दिस इज द थर्ड एक्सप्रेशन। वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी जगह रखा 2√2 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √3 अपॉन -2 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस माइनस √2 प्लस √3, ठीक है। क्या बन गया,
2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई के लिए लाइक टर्म्स को कंबाइन किया। सबसे पहले रूट 2 वाली टर्म्स, 2 अपॉन 3 रूट 2 माइनस रूट 2, क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2, राइट। नेक्स्ट रूट 5 वाली टर्म्स, माइनस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2, एलसीएम लिया 6, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 5 अपॉन 6 रूट 5। इसके बाद है माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड प्लस रूट 3, क्या बना, प्लस 1 upon 2 root 3. This is the simplified answer. So this was the last question. Our paper is done here.